आज हम लोग सार्वजनिक व्ययों के क्राउडिंग इन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट दो शब्द सरकारी व्ययों के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, तो इन दोनों धारणाओं को पहले हम समझ लें। वास्तव में पहली विचारधारा क्राउडिंग आउट के संदर्भ में आई, और वो इस रूप में कि जब सरकारी व्यय किए जाते हैं तो सरकारी व्ययों के कारण अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि होती है। समग्र मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए निजी निवेशक निवेश करते हैं, और निवेश में जब वृद्धि होती है तो पूंजी की मांग बढ़ती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में पूंजी की मांग बढ़ने से ब्याज की दरें बढ़ने लगती हैं, और ब्याज की दरों और निजी निवेश में क्योंकि प्रतिकूल या विलोम संबंध होता है, तो ब्याज दरों के बढ़ने पर जो निजी निवेश हैं वो घटते हैं। और ये कहा जाने लगा या कहा जाता है कि इस प्रकार से सरकारी व्यय जो है वो निजी निवेश को घटा देते हैं, या सिस्टम में जो निजी निवेश है वो आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इसको हम लोग क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट के रूप में जानते हैं। इसकी बृहद चर्चा एक अलग वीडियो के रूप में हम पहले कर चुके हैं, और वो मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध भी है। तो क्राउडिंग आउट के बारे में आप वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में दो पैरेलल या समानांतर विचारधाराएं हैं। एक क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की है और एक केन्स की है, या जिसे हम एक केन्सी अर्थशास्त्र कहते हैं और एक क्लासिकल अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मान्यता लेके चलते हैं, बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता से चलते हैं। वो ये मानते हैं कि बाज़ार में ब्याज दरें, मजदूरी दरें, मूल्य स्तर ये सब फ्लेक्सिबल हैं, और मांग पूर्ति में आधार पर ये घटते बढ़ते रहते हैं। और जब भी कभी अर्थव्यवस्था में असामान्य स्थितियाँ आती हैं, जैसे कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आ जाए, मंदी आ जाए, कीमतों में जो परिवर्तन हैं वो सामान्य न रहें, वैसी स्थिति में अपने आप इन आर्थिक क्रियाओं में या इन जो विशेष हमारे ब्याज दरें हैं, मुद्रा का मूल्य का स्तर है या मजदूरी दरें हैं, ये सब अपने आप फ्लेक्सिबल होंगी, परिवर्तनीय होंगी, लोचशील होंगी, और इनके कारण समायोजन होगा, और ये स्थितियां जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और पुनः हम सामान्य स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। और वहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जो कुछ हो रहा है अर्थव्यवस्था में, सरकार को उसमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, और निजी लोगों को या निजी क्षेत्र को बिल्कुल स्वायत्तता, स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। और वैसी स्थिति में जो साधनों का एलोकेशन होगा वो बेहतर होगा और अनुकूलतम होगा, और इसलिए आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम या कम से कम होना चाहिए। दूसरी ओर केन्सी अर्थशास्त्र है जो ये मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था में जो संतुलन होता है वो पूर्ण रोजगार स्तर पर नहीं होता, पूर्ण रोजगार स्तर के पूर्व होता है। अर्थव्यवस्था में रिसेशन की स्थितियाँ आती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्तन, या अर्थव्यवस्था जो संतुलन से विचलित होकर मंदी की ओर अग्रसर होती है। डिप्रेशन की स्थितियाँ आती हैं, और एक केन्सी की भाषा में जिसको हम लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति कहते हैं, तरलता जाल की स्थिति, जो मंदी की सबसे भीषण स्थिति का द्योतक है। वैसी स्थितियों में सरकारी व्यय अवश्यंभावी हो जाता है, और बिना सरकार के आर्थिक क्रियाओं में हिस्सेदारी लिए हुए इसे निपटा पाना या हल कर पाना बड़ा कठिन होता है, और इस नाते सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी संदर्भ में जो
क्राउडिंग आउट की धारणा है, जिसमें सरकारी व्ययों का विरोध है और जो ये दर्शाने का प्रयास करता है कि सरकारी व्ययों से निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो सामान्य तौर पर इस धारणा को लेके चलता है कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थितियाँ होंगी और कभी कभार यदि इनमें असंतुलन उत्पन्न होगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सरकार हस्तक्षेप करती है तो इसके परिणाम जो है अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल पड़ते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अगर परिस्थितियाँ ऐसी न हों, सामान्य न हों, साधारण न हों, वैसी स्थिति में ऐसा होगा नहीं, अर्थात सरकारी व्ययों का प्रभाव जो है वो नकारात्मक नहीं होगा, निजी निवेश को कम या हतोत्साहित करने वाला नहीं होगा। केन्स के एक बड़े प्रबल समर्थक हैं प्रोफेसर पॉल क्रूगमैन, और उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स कॉल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन। कहने का अर्थ है कि अगर साधारण स्थितियां हैं, सामान्य स्थितियां हैं, तब तो उसमें जैसी धारणा या जैसी क्लासिकल विचारधारा है वो स्वीकार करी जा सकती है। लेकिन अगर स्थितियां असाधारण हैं तो उसमें साधारण से काम नहीं चलेगा, उसके लिए असाधारण एक्शन भी लेने होंगे और उस असाधारण एक्शन से उनका जो इशारा है वो सार्वजनिक व्ययों या राजकोषीय नीति के उपयोग से है या आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप से है। और इनका ये जो धारणा है, जो केन्सीय समर्थक अर्थशास्त्री हैं वर्तमान में, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि केन्स की उपादेयता अब भी वैसे ही बरकरार है जैसे विश्व की महान मंदी के समय थी, और आज भी कई बार ऐसी स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं जो रिसेशन की हैं और लंबे समय तक चलने वाली हैं या चली हैं। 2008 से 2013 में जो विश्व में एक व्यापक रिसेशन की स्थिति रही है, उसमें भी इन लोगों ने जो देखा उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बिना सरकारी हस्तक्षेप के या सरकारी व्ययों के उपयोग किए हुए या बिना राजकोषीय नीति के उपयोग किए हुए इस रिसेशन से निकल पाना अर्थव्यवस्था के लिए आसान नहीं था। और जहाँ कहीं इसका उपयोग किया गया वहाँ हल उसके सकारात्मक दिखे, और कई जगहों पर जहाँ इनको हमने जल्दबाजी में हटा लिया या कम समय के लिए उपयोग में सरकारी व्ययों को लाया गया, वहाँ पर इनके परिणाम अच्छे नहीं रहे। तो इस दृष्टि से ये सरकारी व्ययों की हिमायत करते हैं इन असाधारण स्थितियों में। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कहा जाएगा कि इनका जो मत है, हम संक्षेप में आपको ऐसे यहाँ से दिखा सकते हैं कि जब सरकारी व्यय होता है ऐसी परिस्थितियों में तो डेल्टा जी में वृद्धि होती है, और डेल्टा जी में वृद्धि जब होती है तो आर्थिक ग्रोथ या विकास समृद्धि आती है। और इस आर्थिक ग्रोथ की प्रक्रिया के दौरान दो तरह की बातें होती हैं। एक तो अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा सकता है, उन सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है जो निजी निवेशकों के लिए प्रेरणादायी हों, उनके लिए सुविधा उपयुक्त कराएं, यातायात की सुविधाएं, रोजगार, ये आपका संचार की सुविधाएं, जो आधारभूत इंडस्ट्रीज है उनका, या इसी तरह से विपणन की सुविधाएं, बैंकिंग की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं अगर सरकार द्वारा बढ़ाई जाती हैं सार्वजनिक व्ययों के माध्यम से, तो इस प्रकार से निजी निवेशकों को एक तरह से निवेश करने के जो प्रेरणाएं मिलती हैं और निजी निवेश बढ़ता है। और दूसरी तरफ आर्थिक विकास की प्रक्रिया में क्योंकि समग्र मांग बढ़ती है, वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ती है, और इस नाते उत्पादन करना उनके लिए लाभप्रद होगा क्योंकि उनके वस्तुओं की बिक्री तेज़ी से बढ़ेगी। तो एक तरह से कहा गया सरकारी व्यय जो है ये मांग और पूर्ति दोनों तरह से उत्प्रेरित करते हैं अर्थव्यवस्था को, और इस रूप में निजी निवेश में वृद्धि होती है, आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, और इस प्रभाव को हम क्राउडिंग इन इफेक्ट कहते हैं। तो हिंदी अगर हम करें तो क्राउडिंग इन को वृद्धिकारी प्रभाव कह सकते हैं कि सरकारी व्यय निजी निवेशों में वृद्धि लाते हैं, और क्राउडिंग आउट को हम लोग ह्रासकारी प्रभाव कहते हैं जो निजी निवेशों में कमी लाते हैं।
तो ये प्रभाव है। और यहाँ हम आपको बता दें कि वास्तव में जो क्राउडिंग आउट का जो अवधारणा है वो वास्तव में क्लासिकल जो विचारधारा हमारी पूर्ण रोजगार वाली है उससे कहीं ज़्यादा संबंधित है। और जो मंदी की स्थितियां हैं, रिसेशन की स्थितियां हैं, या एक ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था अभी अल्प विकास की स्थिति में है और जिसमें विकास की अभी तमाम संभावनाएं हैं, अभी उत्पादन के जो संसाधन हैं उनका उपयोग नहीं हो पाया है, अल्प प्रयोग हुआ है, तो अंडर यूटिलाइजेशन जहाँ हुआ है वहाँ पर सरकारी व्ययों का उपयोग अगर किया जाए तो उसके परिणाम निजी निवेशों और आय को बढ़ाने वाले होते हैं। और इसी को हम लोग क्राउडिंग इन कहते हैं। क्राउडिंग इन इफ़ेक्ट है ये सार्वजनिक व्ययों का। अब ज़रा हम इनको आपको दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। एक चित्र हमने यहाँ बनाया है अपने तरह से जो आपको समझने का में मदद आएगी। वो ये है कि 3 स्थितियों की कल्पना आप करें। एक ऐसी स्थिति जो पूर्ण रोजगार की या उसके आसपास या करीब की स्थिति है। ऐसी स्थिति में एलएम वक्र जो होता है हमारा, हम पीछे पढ़ चुके हैं एलएम वक्र और आईएस वक्र अच्छी तरह से। तो एलएम वक्र वहाँ लंबवत हो जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, अथवा उसकी ढाल बहुत स्टीप होगी और लगभग वर्टिकल के आसपास ही होगी। ये क्लासिकल अर्थशास्त्र वाली स्थिति में होगा। एक दूसरी स्थिति है जो लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति है, जो भीषण मंदी की स्थिति है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि लिक्विडिटी जो हमारा एलएम वक्र है वो क्षैतिजीय हो जाता है, आधार के समानांतर हो जाता है। और बीच की जो स्थितियां हैं वो जब हम मंदी वाली स्थिति के आसपास होंगे तो ये वक्र कम फ्लैट होगा और कम ढाल वाला होगा। और जब हम पूर्ण रोजगार की स्थिति की तरफ होंगे तो ये अधिक खड़ा वक्र होगा। और ये वक्र की ढाल जो है ये हमारे ब्याज दरों को प्रभावित करती हैं। तो इस रूप में हम आपको दिखाने का प्रयास कर सकते हैं कि मंदी काल में ब्याज दरों पर सार्वजनिक व्ययों के प्रभाव दूसरे तरह के होंगे, पूर्ण रोजगार वाली स्थिति में दूसरे तरह के होंगे, और बीच की स्थितियों में जब ये ढाल ऊपर बढ़ता हुआ होगा, कभी कम ढाल वाला कभी ज़्यादा ढाल वाला, तब ब्याज दरों पर इनके प्रभाव कैसे होंगे। और अगर हम देखेंगे, और अभी दिखा रहे हैं हम आपको, कि एलएम वक्र की ढाल जितनी ही ज़्यादा होगी, मतलब जितना ही वक्र स्टीप होगा, ब्याज दरों में उतनी ही तेज़ी से वृद्धि होती है। पूर्ण रोजगार वाली स्थिति में बिल्कुल वर्टिकल होता है, इस नाते वहाँ ब्याज दरें बहुत तीव्र बढ़ती हैं। मंदी की स्थितियों में क्योंकि एकदम हॉरिजॉन्टल होता है, वहाँ ब्याज दरें बढ़ती ही नहीं, चाहे आप मुद्रा की मात्रा को, सार्वजनिक व्यय को कुछ भी बढ़ा डालो। और बीच की स्थितियों में अगर मंदी के आसपास हैं तो ब्याज दरों में कम वृद्धि होगी, और पूर्ण रोजगार के आसपास हैं तो ब्याज दरों में ज़्यादा वृद्धि होगी। जिन असामान्य स्थितियों की बात हम कर रहे हैं या प्रोफेसर क्रुगमैन कर रहे हैं, वो मंदी रिसेशन के आसपास की हैं, अल्प विकास की हैं। वहाँ पर एलएम वक्र का ढाल लगभग फ्लैट सा होता है, कम ढाल होती है, उसकी लोच वक्र के ढाल कम होती है, और पूर्ण रोजगार के आसपास इसके ज़्यादा होती है। इसलिए ये हम लोग देख सकते हैं कि जो ये असाधारण स्थितियाँ मंदी की हैं, जो असाधारण स्थितियाँ बेरोजगारी की हैं और अल्प रोजगार की हैं, वहाँ पर ब्याज दरों पर सार्वजनिक व्ययों के वृद्धि के प्रभाव बहुत कम होते हैं, ब्याज दरें कम बढ़ती हैं, और पूर्ण रोजगार वाली स्थितियों में ये ज़्यादा बढ़ती हैं। और जहाँ ज़्यादा बढ़ रही थी उसी को हम लोग क्राउडिंग आउट का आधार बनाया है। और इसी नाते क्रुगमैन कहते हैं कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होंगी, वैसी स्थिति में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस जब गवर्नमेंट द्वारा लिए जाएंगे तो उसके प्रभाव सकारात्मक होंगे, ऋणात्मक नहीं होंगे। ये दिखाने का हमने यहाँ प्रयास किया। देखिए, एक एलएम वक्र बनाया जिसकी ढाल ज़्यादा है, और एक दूसरा वक्र है जिसकी ढाल अपेक्षाकृत कम है। ये आईएस वक्र है, और आईएस वक्र और एलएम वक्र जहाँ काटते हैं वहीं से
ये ब्याज निर्धारित होती है, वहीं से ये आय निर्धारित होती है। तो ये प्रारंभिक स्थिति में हम E1 पर हैं, जहाँ दोनों एलम वक्र एक जगह काट रहे हैं, अर्थात दोनों के लिए ये प्रारंभिक स्थिति है। अगली स्थिति में जब हम सरकारी व्यय में वृद्धि करते हैं तो हम जानते हैं कि IS वक्र आगे बढ़ेगा दाईं ओर और शिफ्ट होकर I1 से IS2 हो जाएगा। और नया संतुलन बिंदु देखिए, पहले वाले LM1 वक्र पर E2 पर है, दूसरे वाले LM2 वक्र पर E3 पर है। E2 पर ब्याज की दरें ज़्यादा हैं, I3 है यहाँ तक है, E2 से लेके Y2 तक, और दूसरे वाले पर E3 से लेके Y3 तक है। अर्थात जब LM वक्र की ढाल कम है या ये फ्लैट सा है तो ब्याज दरें कम बढ़ी हैं, और जब ये स्टीप है उसकी तुलना में तब ब्याज की दरें ज़्यादा बढ़ी हैं, और स्टीप होगा तो और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो असामान्य स्थितियाँ मंदी वाली होती हैं, रिसेशन वाली होती हैं, अल्प रोजगार वाली होती हैं, वहाँ पर ये वक्र की ढाल अपेक्षाकृत कम होती है, तो ब्याज दरें यहाँ पर बहुत कम बढ़ती हैं। और इतना ही नहीं होता, आय पर ज़रा प्रभाव देखिए। हम वहाँ क्राउडिंग आउट में पढ़ चुके हैं कि जब सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि होती है तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति के आधार पर जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उन दोनों वृद्धियों को अगर हम तुलना करते हैं और उस वक्र को इस रूप में जब हम परिवर्तित करते थे तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ कि, या ये कह सकता हूँ कि अगर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन न होता, ब्याज दरें स्थिर रहती, तो सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के कारण कुल आय में वृद्धि E1 से जाके E4 तक पहुँचती हैं। इसका मतलब कुल आय में वृद्धि होनी चाहिए थे Y1 Y4 अगर ब्याज दरों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव न पड़ते तो, लेकिन जब ब्याज दरों में वृद्धि हुई उसके नाते निजी निवेशों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो आय में कमी हो गई। तो E2 वाली स्थिति में आय में कमी होती है Y4 Y2, अर्थात क्योंकि यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं, और E3 वाले में Y4 से लेकर Y3 तक होती है। हम देख रहे हैं कि E3 बिंदु पर आय में बहुत कम आई है और E3 पर कमी ज़्यादा आई है। इसका मतलब हम समझाने का आपको ये प्रयास कर रहे हैं कि रिसेशन वाली स्थितियों में जब हम होंगे, मंदी की वाली स्थितियों में होंगे, तो ब्याज दरों में सरकारी व्ययों के कारण जो वृद्धि दिख रही है वो कम होगी, आय में होने वाली कमी भी कम होगी। और जब हम पूर्ण रोजगार की स्थितियों के आसपास होंगे तो ये वृद्धि ज़्यादा होगी, क्योंकि अर्थशास्त्री जो हमारे ये प्रोफेसर क्रुगमैन सदृश और अर्थशास्त्री हैं, अभी और हम नाम बताएंगे, वो ये स्वीकार करते हैं कि हम इन स्थितियों में सार्वजनिक व्ययों का प्रयोग करेंगे जो असामान्य स्थितियां हैं, रिसेशन और मंदी वाली, तो वहाँ पर इनके प्रभाव जो हैं सार्वजनिक व्ययों के उस तरह के नहीं होते, अर्थात क्राउडिंग आउट उतनी नहीं होती जितनी पूर्ण रोजगार या उसके आसपास वाली स्थितियों में हो रही थी। इसलिए ये कहना कि सार्वजनिक व्यय जो है उसके प्रभाव जो है निजी निवेशों को क्राउडिंग आउट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये निजी निवेशों को बढ़ाने वाले होते हैं और ऐसी स्थितियों में निश्चित तौर पर निजी निवेशों को ये बढ़ाते हैं। अब मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि वो कौन सी स्थितियाँ हैं जब निजी निवेश को सार्वजनिक व्यय बढ़ाते हैं। वो एक स्थिति ये पहली देखी है, इकनॉमीज बिलो फुल कैपेसिटी। इसका मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिसमें सभी संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और अभी तमाम संसाधन उनके जो हैं वो अनयूटिलाइज्ड हैं, आइडियल पड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब सरकारी व्ययों में वृद्धि होती है और सरकारी व्यय उत्पादन क्रियाओं पर किए जाते हैं, पूंजीगत व्यय में वृद्धि होती है, तो इनके कारण अर्थव्यवस्था में जो आवश्यक सुविधाएं निवेश या निजी निवेश के लिए होनी चाहिए वो प्रयुक्त होती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं, और जिसके कारण सरकारी व्यय के कारण निजी निवेश बढ़ता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में अभी संसाधन अप्रयुक्त हैं, अभी जो बचते हैं उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब सरकारी व्यय बढ़ता है और जिनके कारण उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने से निजी निवेश उत्प्रेरित होते हैं, तो क्योंकि अभी बाजार अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त क्षमता है, बचते हैं और
ये सस्ती दरों पर इन्हें उपलब्ध हो जाती हैं, इस नाते ब्याज दरों में वृद्धि नहीं होती और निजी निवेश बढ़ते हैं। तो एक तो ये कारण दिया गया और दूसरे एक कारण ये भी दिया गया कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में एक तरह से जो है ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पर्याप्त सेविंग्स जो हैं वो अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी उपलब्ध होती हैं और सरकारी क्रियाओं के कारण जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक ग्रोथ या वृद्धि होती है उसके कारण भी आय बढ़ती है, पूंजी बढ़ती है, बचत बढ़ती है और इन बचतों के कारण जो है अर्थव्यवस्था में निजी निवेशों को उत्प्रेरणा मिलती है। एक दूसरी स्थिति है वो रिसेशन की है। रिसेशन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था अवनति की ओर जाती है, अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे गिरावट आती है और बेरोजगारी बढ़ती है, कीमतें गिरती हैं, ब्याज दरें भी गिरती हैं और भीषण स्थिति जब हो जाती है तो यही मंदी की स्थिति हो जाती है, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्योंकि निजी निवेश घटते हैं और इसके कारण अर्थव्यवस्था संकुचन की ओर बढ़ती है, वैसी स्थितियों में सरकारी व्यय या सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में आवश्यक हो जाता है और जब ऐसी स्थितियों में सरकारी हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में होता है तो एक बात यहाँ दिखाने का ये अर्थशास्त्री करते हैं कि अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन की स्थिति होती है, मूल्य स्तर कम होता है और मूल्य स्तर कम अगर हो तो अगर हम वास्तविक ब्याज दरों को देखें, वास्तविक ब्याज दरों का मतलब है मौद्रिक ब्याज दरें जो हैं मुद्रा में, उनको हम कीमत स्तर से भाग दे दें और जब ये कीमत स्तर कम होगा डिफ्लेशन की स्थितियों में, मंदी की स्थितियों में, तो वास्तविक ब्याज दरें ऊंची होंगी। और अगर आर्थिक विकास करती है सरकार, सरकारी व्यय बढ़ाता है, उत्पादन बढ़ता है और मूल्य स्तरों में धीमे धीमे वृद्धि शुरू हो जाती है तो वास्तविक ब्याज दरें गिर जाती हैं, घट जाएंगी। पहले वास्तविक ब्याज दर ज़्यादा थी, अब वास्तविक ब्याज दर कम होगी और वैसी स्थिति में निजी निवेशकों को उत्पादन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और निजी निवेश बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो इस तरह से इन स्थितियों में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया कि इन असामान्य स्थितियों में सरकारी व्यय निजी निवेशों को बढ़ाएंगे। यहीं पर प्रोफेसर कुर्गमैन ये भी कहते हैं कि मंदी की स्थितियों में तो, और अगर आप तरलता जाल की स्थिति को देख लें तो वहाँ तो ब्याज दरों शून्य के स्तर तक पहुँच जाती हैं और मौद्रिक नीति, और अब वो ये कहते हैं कि अगर शून्य स्तर तक गई हैं तो अब कहाँ, अब तो ब्याज दरें इतनी नीची हैं, अब निवेश खूब होना चाहिए था निजी निवेश, वो तो हुआ नहीं और हो भी नहीं रहा। आप लाख प्रेरित करें, ब्याज दरों को गिराएं तब भी नहीं होगा, शून्य कर दें तब भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में उनका ये कहना है कि इन स्थितियों में, जिसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह रहे हैं, कि निजी निवेश पर ब्याज दरों का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, इस नाते उसके बढ़ने का असर अगर आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं क्राउडिंग आउट का कारण है तो ये बेकार, निरर्थक है, उसका कोई माने यहाँ नहीं है, क्योंकि ब्याज दरों पर निवेश निर्भर होता ही नहीं। ऐसी स्थितियों में निवेश किस पर निर्भर होता है? वो कहते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर निर्भर होता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है उस पर निर्भर होता है। और अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी होती है, इसका मतलब ये है कि क्या अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है जिसमें उनको ये विश्वास हो सके कि जब वो उत्पादन करेंगे तो बिक जाएगा, उनको लागत के बराबर या उससे ज़्यादा मूल्य मिल जाएगा, लाभ की प्रेरणाएं होंगी, तब वो ऐसी स्थिति में वो निवेश करेंगे। और ऐसी स्थिति को अगर सुधार दिया जाए तो ये स्थितियाँ निजी निवेश से सुधर नहीं रही हैं, क्योंकि हतोत्साहित है वो, उसमें तो निराशा आ गई है ऐसी मंदी काल में। वो ऐसी स्थिति में सरकारी व्यय ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है जिसका अगर हम उपयोग करें तो हम इस वातावरण को सकारात्मक बना सकते हैं, उत्साहवर्धक बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं कि उनको लगे कि भविष्य में लाभ मिलेंगे। और उस स्थिति में सरकारी व्यय निजी निवेशों को बढ़ाएगा और क्राउडिंग इन होगी, आउट नहीं होगा, क्राउडिंग आउट नहीं होगा, अर्थात निजी निवेश पर सरकारी व्ययों का वृद्धिकारी प्रभाव पड़ेगा
और जो अर्थव्यवस्था के लिए या मंदी से उभरने में या रिसेशन से उभरने में सरकारी व्यय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो इसलिए प्रोफेसर क्रुगमैन जो कहते हैं कि रिसेशन में फिजिकल स्टिमुलस जो है नेसेसरी है, आवश्यक है। बिना सरकारी या राजकोषीय उत्प्रेरणा के अर्थव्यवस्था को इस मंदी या इस विकट गंभीर परिस्थिति से निकाला नहीं जा सकता और ये निजी निवेशों को उत्प्रेरित करेगा, बढ़ाएगा और क्राउडिंग इन होगा, क्राउडिंग आउट नहीं होगा। यहीं पर हम प्रोफेसर रॉबर्ट स्किल्डेस्की की चर्चा करेंगे। स्किल्डेस्की, ये यहाँ लिखा हुआ है रॉबर्ट स्किल्डेस्की, ये केन्स के बहुत बड़े समर्थक हैं और अभी हैं, इंग्लैंड में हैं, बहुत बड़े राइटर हैं और केन्स पर भी बहुत पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, बहुत रिनाउंड इकनॉमिस्ट हैं और केन्स के समर्थक हैं। और 2008 से 2013 की जो आप कह सकते हैं कि महान रिसेशन रहा है अभी रिसेंट वाला, उसको बहुत नज़दीकी से देखा है और पढ़ा है और उस पर अनुसंधान रिसर्च किया है और वो पाया उन्होंने कि जिन जिन देशों ने शॉर्ट टर्म के लिए केंद्रीय उपायों का या सरकारी व्ययों का उपयोग किया है इस रिसेशन से निकलने के लिए, वो सफल नहीं हुए और जिन्होंने लंबी अवधि के लिए इसका उपयोग किया और वहाँ पर सफलता मिली है, उस आधार पर ये कहते हैं कि केन्स के ये सिद्धांत अब भी उतने ही उपादेय हैं जितने कभी थे और कई बार तो उससे ज़्यादा भी उपादेय हो गए हैं। और इस रूप में दोनों अर्थशास्त्रियों की अगर हम चर्चा करें तो इन सब के विचार मिलते जुलते हैं। स्किल्डेस्की एक और बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सरकारी व्ययों को हम बहुत अल्पकालिक दृष्टि से उसका असर देखने का प्रयास करते हैं, जबकि हमको ये दीर्घकालिक स्तर पर देखना चाहिए। अर्थात सरकार के जो व्यय किए जाते हैं उनके प्रभाव बड़े लंबे समय पर पड़ते हैं, दीर्घकाल में पड़ते हैं और दीर्घकालीन नीतियों के संदर्भ में जो सार्वजनिक व्यय है वो बहुत ही उत्प्रेरक होता है निजी निवेश को बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि वो वे सार्वजनिक व्ययों को पूंजीगत परियोजनाओं में, दीर्घकालीन पूंजीगत परियोजनाओं में, उत्पादक परियोजनाओं में लगाने की बात करते हैं, जिससे दीर्घकाल में आधारभूत संरचना में विकास हो, देश में स्वास्थ्य पर खर्चे बढ़ें, देश में शिक्षा पर खर्चे बढ़ें, टेक्नोलॉजी पर खर्चे बढ़ें, साइंस पर खर्चे बढ़ें। तो इन सब व्ययों पर, यातायात पर, बैंकिंग पर, विपणन पर, संचार पर, इन सब क्रियाकलापों पर जब सरकार व्यय करती हैं तो इनके दीर्घकालिक परिणाम होते हैं और ये दीर्घकालिक परिणाम निवेशकों को प्रेरित करते हैं, ये आशा का संचार उनके भीतर लाते हैं कि इनके कारण अब अर्थव्यवस्था में आगे फिर इस तरह की बाधाएं नहीं आएंगी, सरकार बड़ी सक्रियता के साथ लगी हुई है। और जब ऐसा भी उनको विश्वास होता है तो आप जानते हैं कि मंदी काल में उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होती, संसाधन होते हैं, केवल डर बस, भय बस, लाभ हानि होने के डर से वो निवेश नहीं करते हैं। और जब इस तरह की आशाएं उन्हें सरकारी व्ययों के माध्यम से दिखाई पड़ती हैं तो निजी निवेश तेज़ी से बढ़ते हैं। एक और प्रभाव की चर्चा करते हैं स्किल्डेस्की, वो ये कहते हैं कि जब दीर्घकालीन परियोजनाओं पर हम व्यय करेंगे और इसके परिणाम अगले आने वाले भविष्य में बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था पर दिखेंगे तो हमारी आय बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, साथ में बचत भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। और उन्होंने कहा था कि ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि जो वित्तीय व्यवस्था हम सरकारी व्यय की करें वो ऋणों के माध्यम से करें और ऋणों का, जैसा कि हम जानते हैं कि ये दीर्घकालिक लिए जाते हैं, उनका भुगतान भविष्य में किया जाता है। और कहते हैं कि जब भविष्य में इन ऋणों का भुगतान करना होगा तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन इतना बढ़ गया होगा कि हम उनके उसी उत्पादन से अपने ऋणों की जो है सर्विसिंग है या ब्याज है वो चुका सकते हैं आसानी से। और दूसरी ओर जब भविष्य में उत्पादन बड़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ होगा तो बचतें भी बड़ी होंगी और जब बचत बढ़ेगी तो आगे भविष्य में ये ब्याज दरों को भी प्रभावित करेंगी
सकारात्मक रूप में, और निजी निवेशकों के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा धन भी उपलब्ध होगा निवेश करने के लिए। इस दृष्टि से भी निजी निवेश, सरकारी जो व्यय हैं वो दीर्घकालिक विकास की व्यूहरचना के दृष्टिकोण से भी निजी निवेशकों को बढ़ाने वाले होंगे और बढ़ाएंगे, और क्राउडिंग इन इफ़ेक्ट जो है वो बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से लागू होगा। यहाँ पर स्किडल्स्की एक और बात करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कहीं से ये लगता है कि निजी निवेशकों पर ब्याज दर में वृद्धि के असर पड़ रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकारी व्यय में इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में उन्हें सहायता दी जा सकती है, रिलीफ दी जा सकती है, और जिसके कारण जरा भी अगर उनके भीतर कहीं ये भय है कि उन्हें घाटा होगा, तो उनके इस घाटे को इस असामान्य स्थिति में रिलीफ दे करके उनके भीतर आशा का संचार जगाया जा सकता है। उनके उस हानि की जो एक्सपेक्टेड है, जिनकी वो प्रत्याशा कर रहे हैं, उस डर से उन्हें मुक्त किया जा सकता है, और इससे निवेश की प्रेरणा में, निजी निवेश के बढ़ने में मदद मिलेगी। एक और बात प्रोफेसर क्रुगमैन और प्रोफेसर स्किडल्स्की दोनों कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो हमारी नीतियां हैं और जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में हम दो नीतियों का प्रयोग करते हैं, मौद्रिक और राजकोषीय। और राजकोषीय नीतियों का जब हम प्रयोग करते हैं, जिसे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हम कहते हैं, जिसमें हम सार्वजनिक व्ययों को बढ़ाते हैं, टैक्स में कटौती करते हैं, और इस तरह से सार्वजनिक व्यय को हम एक तरह से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस विस्तारवादी जो फिजिकल पॉलिसी है, उसमें कहीं से अगर ये महसूस होता है या शंका होती है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो दूसरी ओर मौद्रिक नीति की हम जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, जिसमें हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर ब्याज दरों को घटाते हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। और अगर कहीं से ब्याज दरों में कुछ बढ़ने के आसार भी होंगे राजकोषीय नीतियों या सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के माध्यम से, तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से उन्हें कम किया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ब्याज दरों को बढ़ने ही न दिया जाए और क्राउडिंग आउट बिल्कुल शून्य हो जाए और किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव निजी निवेशों पर न पड़े। इसको अगर हम देखें तो देखें, यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ एक चित्र है, एक IS वक्र है, एक LM वक्र है, ये दोनों प्रारंभिक है, अभी सरकार ने कोई व्यय नहीं किया हुआ है। अगर ऐसा मान लें तो E1 बिंदु पर संतुलन है और आय का स्तर है वो Y1। और अगर सरकार व्यय करती है और व्यय के कारण ये IS वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और ये हो जाता है IS2, तो यहाँ हम आ जाते हैं E2 पर। E2 पर आय का स्तर बढ़ के हो जाता है Y2 और ब्याज दर बढ़ के हो जाती है I से लेके I2, अर्थात ब्याज दरों में वृद्धि हो गई। और जब हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट पढ़े हैं तो वहाँ हम देख चुके हैं कि अगर ब्याज दरों में वृद्धि न होती तो राष्ट्रीय आय का स्तर E3 से निर्धारित होता वहाँ से, और कुल आय में वृद्धि वास्तव में होनी चाहिए थे Y1 Y3, ये हुई नहीं, तो इतनी कमी हो गई और ये ब्याज दरों में जो वृद्धि हुई थी वही निजी निवेशों पर बुरा प्रभाव डाला, उसके नाते ये घटी। लेकिन अगर हम यहीं मौद्रिक नीति का प्रयोग करें और मुद्रा की मात्रा बढ़ा दें और मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से LM वक्र हमारा दाईं ओर शिफ्ट हो जाए और वो उतना हम करें कि ये शिफ्ट होकर इस बिंदु से गुजरे E3 से, तो वैसी स्थिति में हम पाएंगे कि जो ये ब्याज की दरें बढ़ी थी ये पुनः घट के उसी I2 स्तर पर आ जाएंगी, अर्थात ब्याज दरों में वृद्धि नहीं होगी। और जब ब्याज दरों में वृद्धि नहीं होगी तो हम देखेंगे राष्ट्रीय आय का स्तर भी Y2 से बढ़ के Y3 हो जाएगा, अर्थात क्राउडिंग आउट इफेक्ट शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मौद्रिक नीतियों में और राजकोषीय नीति में एकोमोडेट किया जाए एक दूसरे को, तो वैसी स्थिति में हम इस अगर थोड़ा बहुत कहीं क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता भी है तो उसे समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि
सरकारी व्ययों को जब हम प्रयोग में ले आते हैं और मंदीकालीन स्थितियों में या अल्प रोजगार की स्थितियों में, अल्प विकास की स्थितियों में, तो ऐसी स्थितियों में इनका उपयोग जो है वो हमें निजी निवेशों को बढ़ाने वाला होता है। और अगर कहीं से ये इस प्रतिकूल भी प्रभावित करता है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के माध्यम से उन्हें हम मौद्रिक नीति और फिजिकल नीति पॉलिसी में अकोमोडेशन के कारण के माध्यम से उन्हें हम दूर कर सकते हैं। और इस प्रकार से सरकारी व्यय एक तरह से इन विषम परिस्थितियों में निजी निवेशों को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। तो क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट नहीं होगा बल्कि क्राउडिंग इन इफ़ेक्ट होगा। यहाँ पर प्रोफेसर स्किडेल्स्की और क्रूगमैन दोनों और मेरे ख्याल से जो भी सार्वजनिक व्ययों के समर्थक हैं वो ये बात स्वीकार करते हैं कि सार्वजनिक व्ययों में कभी कभी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें इस तरह की होती हैं कि सार्वजनिक व्ययों के आवंटन में उनका उपयोग कहाँ किया जाए, इन सब में कई दिक्कतें हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ वहाँ पर ऐसे तमाम प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार को प्रभावित करते हैं और प्रभावित इस संदर्भ में करते हैं कि क्योंकि सरकार उन पे निर्भर होती है जिस किसी भी रूप में, चाहे वो उनको मतदान कराने की स्थिति में हो, चाहे वो औद्योगिक घराने हों जो कहीं से सरकार को प्रभावित कर सकते हों। तो ऐसी स्थितियों में ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या तमाम लॉबिंग करते हैं ये लोग और सरकार पर ये दबाव डालते हैं कि सरकार व्यय इस क्षेत्र को करे जिससे उनका लाभ हो। तो ऐसे जो कहा जाता है ये रिस्क वो ये जो हैं रेंट सीकिंग ग्रुप्स होते हैं। रेंट सीकिंग का मतलब है जो बिना कमाए पैसा प्राप्त करना चाहते हो। तो ये सरकारी जो व्यय होते हैं उनका लाभ किसी विशेष समूह को प्राप्त कराने की दिशा में सरकार पर प्रेशर दबाल के सरकारी व्ययों को उधर मोड़ देते हैं। ऐसी स्थितियों में तो क्राउडिंग इन इफ़ेक्ट पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और इसी तरह से और एक ग्रुप होता है, एक और टर्म यूज करते हैं वो जिसको लॉग रोलिंग कहते हैं। लॉग रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रायोरिटी क्रम है सरकार का उसमें कई परियोजनाएं हों बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत उत्पादन को बढ़ाने वाली होती हैं, कुछ कम उपयोगी परियोजनाएं होती हैं। अगर सरकारी व्ययों को किन्हीं कारणों से कम उपयोगी परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है तो यही लॉग रोलिंग कहलाती है। तो ऐसी स्थितियों में तो जो सरकार की व्ययों से लाभ होने की उम्मीद की जा रही थी वो कम हो जाएगी। तो सरकार को ये प्रयास करना होगा कि जो सरकारी व्यय किए जाएं वो जो लक्ष्य हैं आर्थिक नीति के उनके अनुरूप हो, आर्थिक विकास में वो बढ़ावा दें, राष्ट्रीय आय को बढ़ाएं, रोजगार को बढ़ाएं, निजी निवेशों को वृद्धि करने वाले हों। और इस प्रकार के व्यय अगर किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये क्राउडिंग इन इफेक्ट को जनित करेंगे और एक तरह से अर्थव्यवस्था में निजी निवेशों में वृद्धि होगी। ये है क्राउड